Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में. यस, पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये दोनों होते क्या हैं, इनमें क्या लिखा जाता है और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में. देखो भैया, MOA को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे अपनी खुद की कंट्री इंडिया का. हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही प्यारा सा नेशन है जिसका जियोग्राफिकल एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन भरमार है. मतलब लोग बहुत सारे रहते हैं लेकिन रहने की जगह थोड़ी सी कम है. ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, कलेश, प्रोटेस्ट, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो जब इंडिया एक कंट्री के रूप में, एक नेशन के रूप में एग्जिस्टेंस में आया था, तो इसको एग्जिस्टेंस में लाने वाले लोगों ने इस चीज के बारे में पहले ही सोच लिया था. उनके दिमाग में था ये चीज कि इंडिया कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, इसके दूसरे नेशंस के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, दूसरे लोग बाहर से इसे कैसे देखेंगे और ये अंदर से दूसरे लोगों को बाहर कैसे देखेगा. इन सब चीजों के बारे में पहले से ही सोचना पड़ेगा और पहले से ही उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी. उन सब बुद्धिजीवी लोगों ने इंडिया को चलाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंडिया का सुप्रीम लॉ माना जाता है. मतलब ऐसा कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है. इसने बोला उठो तो उठ जाओ, इसने बोला बैठो तो बैठ जाओ. ये जो बोलता है वो हमेशा सत्य होगा, सही होगा. कोई भी चीज इसके ऊपर नहीं जा सकती है. और गलती से अगर किसी इंसान ने इसका वायलेशन कर दिया ना, तो भैया ऐसे मानो जेल जाना पक्का ही है. मतलब पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी. ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वायर्स हो. अगर आपको अल्ट्रा वायर्स के बारे में नहीं पता है तो इस डॉक्ट्रिन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जिसे मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लीजिएगा. कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना ही चाहिए उसके बारे में. ठीक है, ऐसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई इसका वायलेशन नहीं कर सकता. इन केस कोई इसका वायलेशन कर दे तो उस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता और पनिशमेंट मिलना तो गारंटेड है ही है. अब ऐसे मानो इंडिया के लिए जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही कंपनी के लिए वो उसका MOA है. MOA कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी का रहन सहन कैसे रहेगा और कंपनी का बाहर वालों के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बाहर वालों के सामने वो कैसे प्रोजेक्ट होगी, कैसे क्या रहने वाला है. ये सारी की सारी चीजें MOA दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती हैं. जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द सुप्रीम पब्लिक डॉक्यूमेंट. अब इस वर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट पे फोकस करिएगा क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डोमेन में रहता है. मतलब जनरल पब्लिक इसे चेक कर सकती है. कोई भी बाहर का इंसान किसी भी कंपनी का MOA देख सकता है और कंपनी वालों दिखाते भी. ऐसा नहीं है कि दे कैन हाइड इट कि भैया नहीं ये तो हमारा डॉक्यूमेंट है, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक खुली बुक है ना, सब देख सकते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं या जितने भी बाहर के लोग हैं इवन वो भी देख सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल वैसे ही MOA डॉक्यूमेंट ऐसा है कंपनी के लिए जिसे कोई भी देख सकता है, बाहर वाला हो या अंदर वाला हो. It contains all the information that is required for the company at the time of incorporation. इसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ज़रूरी होती है. जैसे कि लाइबिलिटी क्लॉज, जैसे कि इसका नाम क्या रहेगा, जैसे कि इसका रेजिडेंस कहाँ रहेगा, मतलब एड्रेस क्या रहेगा, जैसे कि
इसकी कैपिटल कितनी रहेगी, ये सारे की सारी चीज़ें क्लॉजेस के रूप में एमओए में मेंशन्ड होती हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से क्लॉजेस एमओए में लिखे जाते हैं और उनका मतलब क्या है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी और उसका लिंक अगेन आई बटन में प्लेस कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। It can also be said that a company cannot be incorporated without a memorandum. ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर उसका एमओए अवेलेबल नहीं है या बनाया नहीं गया है। जैसे इंडिया को चलाने के लिए पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था ना, बिल्कुल वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एमओए बनाना ही बनाना पड़ेगा। आए इतनी बात समझ में? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। भाई देखो, जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का लॉ तो आपको मानना ही पड़ेगा, वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? बिल्कुल वैसे ही जिस परिवार में, जिस घर में आप रहते हो, वहां के बड़े बुजुर्ग भी तो यूजुअली उस घर को चलाने के लिए, उस घर की फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ लॉज बनाते होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स बनाते होंगे, कुछ ना कुछ बातें सिखाते होंगे, जो कि पूरे के पूरे परिवार को मानना अनिवार्य होता है। अब ये पूरे जगत के ऊपर लागू नहीं होती बातें, लेकिन आपके परिवार के ऊपर तो लागू होती हैं। आपका परिवार कैसे चलेगा, किस इंसान का क्या रोल होगा, किसकी कितनी लिमिटेशंस हैं, कहाँ किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी है, ये सारी चीजें तो घर के बुजुर्ग ही तय करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही किसी भी कंपनी को कैसे चलाना है, इंटरनली उसका फंक्शन कैसे होगा, ये चीज तय की जाती है इस डॉक्यूमेंट द्वारा, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए कुछ नहीं है, एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि कंपनी फंक्शन कैसे करेगी, मतलब इसका इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, कौन से डायरेक्टर को कितनी पावर्स हैं, डायरेक्टर्स को क्या क्या पावर्स हैं, कब कौन सी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, किस सिचुएशन में नॉर्मल मीटिंग करवाएंगे, किस सिचुएशन में मीटिंग में इतने लोगों का आना कंपल्सरी होगा। ये सारी बेसिक चीजें एओए में लिखी जाती हैं। तो ऐसे मान सकते हैं कि ये घर हमारा कंपनी है और इसके बुजुर्ग बेसिकली जो लॉज बना रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं फैमिली को चलाने के लिए, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, उस रूल बुक को हम एओए बोल देते हैं। इट सेज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। अब ध्यान दीजिएगा इस वर्ड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट पे। इसका क्या मतलब हुआ? भाई देखो, घर पे जो रूल्स बनते हैं, क्या वो कंट्री में बनाए गए रूल्स के ऊपर होते हैं क्या? तो आंसर है नो। ऑब्वियसली कंट्री के जो रूल्स बनेंगे वो ज्यादा सुप्रीम होंगे, वो ज्यादा सुपीरियर होंगे इन कंपैरिजन टू जो घर के रूल्स बनेंगे। तो इस वजह से इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये एमओए के बाद आता है। एमओए हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट या फिर सुप्रीम डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। It defines the rules and regulations made by the company for its administration and day-to-day management. कंपनी कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें एओए में लिखी जाती हैं। अब भाई देखो, एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज होती है, मैनेजमेंट अलग चीज होती है। अगर आपको इन दोनों की डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता है तो यहाँ एक वीडियो प्लेस करूंगी मैं आई बटन में, उसे देख लीजिएगा, डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब आई होप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंसेस। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, जो फर्स्ट बेसिस है वो है डिस्क्रिप्शन। एमओए में ये बोलते हैं, इट डिफाइंस द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, powers, objectives and constraints of the organization। इसमें कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कंपनी कैसे फॉर्म हुई है, उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्या करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, एग्जिस्टेंस में आई है, और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो सारे के सारे एमओए में मेंशन किए जाते हैं।
वहीं AOA के बारे में बात करें तो इट सेज it defines the rules and regulations of the company. It also defines the duties, powers, liabilities and rights of the individuals associated with the organization. ये जो लाइन है ना, यही सारा खेल बदल देती है. यहाँ ये बोलते हैं कि इसमें ड्यूटीज, पावर्स, लाइबिलिटीज, राइट्स लिखी हुई हैं, लेकिन किसकी लिखी हुई हैं? उन लोगों की जो कि ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए, जैसे कि ऑडिटर हो गया, CS हो गया. ये सारे लोगों की क्या ड्यूटीज रहने वाली हैं, क्या क्या इनके राइट्स बनेंगे, वो सारी चीजें यहाँ लिखी जाती हैं. तो ये पूरा इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, अंदर के लोगों से रिलेटेड होता है, जबकि ये बाहर के लोगों से रिलेटेड होता है. ये बाहर वालों के लिए बनाया जाता है, ये अंदर वालों के लिए बनाया जाता है. सेकेंड है एरिया ऑफ ऑपरेशन. It defines the relationship between the company and the third parties. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बाहर वालों के साथ कंपनी के कैसे रिलेशनशिप होंगे, क्या होंगे, बाहर वाले कैसे एक्ट करेंगे कंपनी के साथ, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है. जबकि AOA बेसिकली रिलेशनशिप डिफाइन करता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में और दूसरे मेंबर्स के बीच में. तो बेसिकली कंपनी के अंदर आने वाले लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो AOA डिसाइड करता है, जबकि बाहर वाले लोगों के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ कंपनी का कैसे रिलेशनशिप रहेगा वो MOA डिसाइड करता है. थर्ड है इंपॉर्टेंस एंड पोजीशन. MOA के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सबसे ऊपर कंसिडर किया जाता है. लेकिन हाँ, कंपनीज एक्ट के नीचे आता है. कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली उससे भी बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि MOA कंपनीज एक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आया, तो ऑब्वियसली बच्चा बाप के ऊपर तो जा नहीं सकता. MOA इज बेसिकली बच्चा, जो कि किस बाप का बच्चा है? कंपनीज एक्ट का, ठीक है. वहीं AOA इज सबऑर्डिनेट टू MOA. AOA क्या है? छोटा भाई है, जिसका बड़ा भाई MOA है और बाप कौन है? कंपनीज एक्ट है. तो द रिलेशनशिप इज लाइक दिस. पहले है बाप जो कि है कंपनीज एक्ट, फिर है बड़ा लड़का जो कि MOA है, फिर है छोटा लड़का जो कि AOA है. अब छोटे लड़के को कुछ भी कराना है तो बड़े लड़के की परमिशन लगेगी, बड़े लड़के को कुछ भी कराना है तो बाप की परमिशन लगेगी, और छोटे लड़के को ऑब्वियसली बड़े भाई के साथ साथ बाप की भी परमिशन लगेगी. तो ये सबसे छोटा हो जाता है, जबकि कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा है और MOA बीच में आता है. The relationship between the two. MOA is a dominant document that helps in drafting of AOA. Obviously, बड़े भाई और छोटे भाई में ज़्यादा dominating कौन होगा? हाँ, अगर मेरे घर के बारे में बात करोगे तो being the youngest member of my family, मैं सबसे ज़्यादा dominating हूँ. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता. यहाँ पे बड़े भाई का ज़्यादा रोब चलेगा, ज़्यादा डोमिनेशन चलेगा. MOA क्योंकि बड़ा भाई है तो वो डोमिनेट करेगा छोटे भाई को, AOA को. Any provision in the AOA that contradicts the MOA is considered as null and void. ऐसी कोई भी चीज जो कि MOA के इनकंसिस्टेंट है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसमें लिखी हुई चीज से, तो AOA का वो प्रोविजन नल और वॉइड बन जाएगा. मतलब छोटे भाई का ऐसा कोई भी एक्शन जो कि बड़े भाई से मेल नहीं खाता, बड़े भाई के अगेंस्ट जाता है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट्स डन बियॉन्ड इट्स स्कोप. मतलब अपनी पावर्स के बियॉन्ड अगर आप एक्ट कर जाते हो तब क्या होगा. तो ये बोलते हैं ऐसी कोई भी चीज जो MOA के स्कोप के बियॉन्ड जाती है वो वॉइड मानी जाएगी और उसे ठीक नहीं किया जा सकता. MOA में अगर लिखा है कि भैया इतना ही तुम कर सकते हो तो तुम्हें उतना ही करना पड़ेगा, तुम उसके बियॉन्ड चले गए तो वो चीज़ गलत मानी जाएगी और उसे ठीक नहीं किया जा पाएगा. Whereas AOA में जो लिखा हुआ है अगर उसके स्कोप के बाहर तुम चले गए हो तो तुम उसे ठीक कर सकते हो, बट शर्ते शेयर होल्डर्स उसे रेटिफाई करे तो. नाउ व्हाट इज रेटिफिकेशन? ये रेक्टिफिकेशन नहीं है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन और रेटिफिकेशन में. अच्छा हाँ,
अगर तुम लोगों को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, इस पर वीडियो बना दूंगी और उसे आई बटन में प्लेस कर दूंगी। वैसे आपको रेटिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए, तो मैं वीडियो बना ही दूंगी उस चीज़ पे, ठीक है। तो वेट फॉर दैट। अभी फिलहाल के लिए समझ लो दैट एओए के बियॉन्ड अगर तुम चले जाते हो, एओए में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बियॉन्ड तुम एक्ट कर देते हो, तो वो एकदम से वॉइड नहीं हो जाती हैं। अगर शेयर होल्डर्स उसे रेटिफाई कर दे तो उसे वैलिडेट कराया जा सकता है, उसे सही कंसिडर करवा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी ऑल्ट्रेशन करनी है, तो कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी। एमओए के केस में ये बोलते हैं एन ऑल्ट्रेशन कैन बी मेड इन द एमओए ओनली आफ्टर पासिंग अ special resolution in the annual general meeting and after obtaining prior approval from the central government। मतलब एक तो आपको कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि स्पेशल वाला रेजोल्यूशन एजीएम में पास करवाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल रेजोल्यूशन? इस पर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। अगेन मेरे को लगता है इस वीडियो में पता नहीं मैंने कितनी बार आपको आई बटन पे भेज दिया है कि भैया आई बटन पे क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, बट बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनका रेफरेंस यहाँ से आ रहा है, सो कांट हेल्प इट, राइट। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का भी वीडियो मैं यहाँ पे बना दूंगी और प्लेस कर दूंगी आई बटन में, जाके देख लेना, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग पे। एनुअल जनरल मीटिंग की वीडियो बनी हुई है, देख लेना। आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। वेयरएज अगर एओए में आपको ऑल्ट्रेशन करनी है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है एजीएम में। कोई भी एक्स्ट्रा परमिशन, प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लेना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। नाउ व्हाट इज दैट? अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी चेंज लाना, राइट। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट में जाके कोई चेंज लाना। मतलब किसी चीज को बैक डेट से अमेंड करना, किसी चीज को बैक डेट से चेंज करना। फॉर से आज मैं कोई रूल बनाती हूं लेकिन वो रूल पिछले साल से लागू होगा, तो इसको बोला जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लाई हूं मैं। ऐसा लॉ लाई हूं जो कि पहले से लागू होगा, ऐसी डेट जो कि निकल चुकी है तब से लागू हो रहा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के केस में ये बोलते हैं कि भैया एमओए में कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं हो सकती जो कि बैक डेट से हो। उसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी वो आज की डेट से लागू होगी, जिस डेट अमेंडमेंट हो रही है। पिछली डेट से आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हो। वहीं एओए के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं एओए को अमेंड किया जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैक डेट से इसे अमेंड कराया जा सकता है। ऑब्लिगेटरी एमओए के बारे में बात करते हैं कि यस, हर कंपनी को एमओए बनाना ही बनाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अगर तुम्हें कंपनी फॉर्म करनी है, अगर तुम्हें कंपनी के रूप में एग्जिस्टेंस में आना है तो भैया एमओए तो तुम्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा। वहीं पे एओए के बारे में बोला जाता है कि प्राइवेट कंपनी को ही बनाना पड़ता है, बट पब्लिक कंपनी चाहे तो टेबल एफ में एक टेम्पलेट के रूप में दिया हुआ है एओए, उसे भी अडॉप्ट करके काम चला सकती है। मतलब अलग से खुद की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो टेम्पलेट अवेलेबल है उसको उठाओ और चिपका दो अपनी कंपनी में, दैट्स इट। आया समझ में दोनों का डिफरेंस? चलो, आई होप ये पूरी की पूरी वीडियो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इफ यू पीपल वांट कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड इस चैनल को जितना प्यार आज तक दिया है आगे भी देते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।